हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 4 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम की मदद से मैंने आज का दिन शराब नहीं पिया है। आज का विषय है ए कम्स ऑफ एज पार्ट 4, चौथा हिस्सा और आखिरी हिस्सा। 4 में हम लोग ये पूरी किताब 333 पेजेस की है, वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने जब देखा था तब हमने शुरुआत की थी रिकवरी के बारे में। हमने पेज नंबर 1 से नहीं शुरू किया है, हमने रिकवरी के बारे में जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फाउंडर बिल डब्ल्यू है, उन्होंने जो शेयरिंग किया है 1955 में, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। फिर वहाँ से उसके बाद में हमने सर्विस के बारे में देखा। ओके, पहले हमने देखा था रिकवरी के बारे में, बाद में हमने देखा सर्विस के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं यूनिटी के बारे में। अंग्रेज़ी किताब जिनके पास है वो देख सकते हैं, पेज नंबर 79 to 139। अब ये यूनिटी जो शेयरिंग किया है बिल डब्ल्यू साहब ने, उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमने एक साथ रहने को कैसे सीखा या हमको कैसे दिक्कतें आती गई, ये बताया गया है। और दूसरे हिस्से में हमारे जो ट्रेडिशंस डेवलप हुए 1942, 46, 50 तक जो डेवलप हुए और उसका फिर कैसे तजुर्बा अनुभव रहा, ये बताया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी दूसरी लीगेसी, दूसरा वारसा यूनिटी के बारे में, पेज नंबर 79। अब बिल डब्ल्यू साहब इसमें कहते हैं कि हमको एक बात तो समझ में आई कि 12 कदमों की मदद से हम शराब से दूर रह सकते हैं, और फिर हमको एज अ ग्रुप एक साथ काम करना पड़ेगा, एज अ इंटर ग्रुप, एज अ जीएसओ, एज अ जोन, एज अ एरिया कमेटी, एज अ डिस्ट्रिक्ट कमेटी। हमको सबको, मतलब जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आकर शराब से दूर है, ऐसे सब लोगों को एक साथ रहकर काम करना पड़ेगा। अब इर्द गिर्द हम आजू बाजू में नॉर्मल लोगों की दुनिया में देखेंगे तो लोग एक साथ काम नहीं करते हैं। बिल डब्ल्यू लिख रहे हैं फीलिंग्स टॉर्न अपार्ट। ओके, तो एक दूसरे के साथ फट जाती है दूसरों की। हम तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि भावनिक दृष्टि हम तो डायनामिट है, हम तो बम है भाई, तो हम कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन 1955 में जब 5वां कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 5वां कन्वेंशन अमेरिका में सेंट लुइस में हो रहा है, तब बिल डब्ल्यू कह रहे हैं कि अरे भाई, पिछले 20 साल से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये सिद्ध कर दिया है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो बिल डब्ल्यू साहब ने अमेरिका में जो ग्रुप्स की ये हो गया, ग्रोथ हो गई, उसके बारे में पेज नंबर 87 to 96। अब मैं जंप मार रहा हूँ। शुरुआत उन्होंने बाकी देशों से की थी, लेकिन मैं अमेरिका से ही कर रहा हूँ। अमेरिका के अंदर 87 पेज नंबर से लेकर 96, मतलब ऑलमोस्ट 10 पेजेस उन्होंने अमेरिका के अंदर जितने ग्रुप बढ़े और उनकी एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस थी और क्या क्या हमने सीखा, ये उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले वो लिखते हैं सैन फ्रांसिस्को के बारे में। सैन फ्रांसिस्को शहर में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ, पहले कौन सा ग्रुप था, फिर उधर कौन था, फिर उसने क्या किया, फिर दूसरे कौन लोग आए, ये सब बताएं। उसके बाद में अमेरिका में और एक डेवलपमेंट हुई थी इसी दरमियान, वो थी कि जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर, कारागृह के अंदर अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहुंच गई। तो जो वो लोग अंदर थे उनके लिए अंदर ही मीटिंग शुरू हो गई थी। बाहर से कुछ लोग जाते थे कुछ देर के लिए, लेकिन प्राइमरीली बेसिकली ये जो अंदर लोग थे वो लोग ही खुद अपनी मीटिंग चलाते थे। तीसरा था इंडस्ट्री, मतलब जितनी भी कंपनियां थी, जितने भी कारखाने थे, जितने भी इंडस्ट्री थी, उसमें एक एक करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप शुरू हो गए। तो अब जब भी आप हम लोग ग्रुप के बारे में देखते हैं, ए ग्रुप पम्पलेट के बारे में देखते हैं, तो उसमें इंडस्ट्रियल ग्रुप ये अलग चीज़ है।
इनके लिए अलग से टाइप की मीटिंग चलती है, क्योंकि उनको इंडस्ट्री में चलना पड़ता है। तो अपना जैसे बाहर हम अपना इंडिविजुअल अस्तित्व रखते हैं, वैसे इंडस्ट्री में रखना ज़रा तकलीफ़ वाली बात है। तो इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रुप कैसे चलाना चाहिए, उसका नाम कैसे देना चाहिए, हम लोग को उनके साथ में अटैच होना नहीं चाहिए, ये कैसे करेंगे, ये सब ग्रोथ कैसे हुई इसके बारे में बिल डब्ल्यू साहब ने बताया। फिर लॉस एंजलिस शहर में कैसे हुआ, ये सब लिखा है। 1946 में ट्रेडिशंस सही मायने में लिखा। 1942 से लिख रहा है वो, ग्रेप वाइन में 12 पॉइंट्स फॉर एज फ्यूचर करके बिल डब्ल्यू ने लिखे थे, लेकिन सही मायने में 1946 में आ गए। तो ट्रेडिशन हमको क्या बताती भैया, हम जब यूनिटी की बात करते हैं तो हमको ट्रेडिशन के बारे में बात करना ही पड़ेगा। तो ट्रेडिशन में पहले चीज़ तो ये है कि मेरा अहंकार, मेरा खुद का प्राइड, मेरा आत्मसम्मान, मेरा ईगो, ये सब मुझे बाजू में रखना पड़ता है। अगर मैं बाजू में नहीं रखूँगा तो मैं सबके साथ मिलके काम नहीं करूँगा। हमको मालूम है कि जो लोग इंटर ग्रुप में काम करते हैं, जीएसओ में काम करते हैं, उनको कोई भी बंदा उठ के कुछ भी पूछता है, कुछ भी गाली देता है, कुछ भी बताता है, तो ये सब हमको सहन करने को आना मांगता है कि भैया, ये तो बिल डब्ल्यू ने भी सहन किया था ना। बिल डब्ल्यू ने जिनको मैसेज दिया है, ऐसे उसके स्पॉन्सी चेले चपाटे जो थे, वही उसको तो उल्टे सीधे सवाल मीटिंग में पूछते थे ना। तो बिल डब्ल्यू थोड़ी इरिटेट हुए थे। बिल डब्ल्यू ने तो उनको पैसे के बारे में, बिल डब्ल्यू चोर है कहा था, बिल डब्ल्यू पैसा खाता है लिखा था, बहुत पैसा मिला इसको और डॉक्टर बॉब को, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली बिल डब्ल्यू ने सभी चीज़ों का जवाब दिया, उसके पास में ऑडिटेड रिपोर्ट थे। तो इस तरह से हमारा अहंकार बाजू में रख कर सबके साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो ये हमको ट्रेडिशन सिखाती है। और क्या ट्रेडिशन सिखाती है? ट्रेडिशन हमको ये भी सिखाती है कि रिजेंटमेंट हमारा एक नंबर का शत्रु है, ऐसे हम चौथे कदम में बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो साथ में काम करेंगे, मारामारी करेंगे। जिन्होंने इंटर ग्रुप में किया है, मैंने किया है, जोन में किया है, इंटर ग्रुप में किया है, एरिया कमेटी में किया है, तो मुझे मालूम है। तो कितना भी अच्छा काम करो, फिर भी तुमको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने वाला है। और जब वो बोलता है तो अगर हम सहन नहीं कर पाते हैं तो हमको उसकी तरफ रिजेंटमेंट नए सिरे से तैयार हो जाती है। तो उसको काबू में रखना पड़ेगा हमको। तीसरी चीज़ हमको ट्रेडिशन ने या परंपराओं ने बताया, ये है पर्सनल सैक्रिफाइस। अपना खुद का जो है वो बाजू में रखना पड़ेगा, हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमको जो हमारा अहंकार है बाजू में रखना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। चौथा है ग्रुप सैक्रिफाइस। जब ग्रुप है तो बहुत सारे ग्रुप है ना, तो एक ग्रुप बोलता है मैं सोमवार को रखता हूँ मीटिंग, दूसरा बोलता है मैं भी सोमवार को रखूँगा। अरे बाजू बाजू में तुम्हारे 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, और तुम दोनों सोमवार को रखेंगे तो जो सोमवार को मीटिंग में जाने वाले लोग हैं वो आधे इधर आधे उधर हो जाएंगे, या तो जिधर अच्छी चलते उधर जाएंगे, जिधर प्रॉब्लम्स है उधर कम जाएंगे। तो इसके लिए हमको पर्सनल सैक्रिफाइस जैसे त्याग करना पड़ता है, वैसे ग्रुप को भी त्याग करना पड़ता है। बाद में बोलता है बिल डब्ल्यू साहब कि नॉट टू यूज़ द ए नेम फॉर पर्सनल और डिस्टिंक्शन और मनी। ये सबसे डेंजरस चीज़ हमने बहुत कीमत चुका के सीखी है कि भाई साहब, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैं सभासद हूँ या अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम मेरे पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई LIC एजेंट है या कोई और कुछ है, मैं जानता हूँ जितना मुझे मालूम है उतने बारे में बताता हूँ। तो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं, मैं पूना में देखा था, वो सब एक साथ रहते हैं, फिर उसका तकलीफ़ होती है। तो लोगों में बाहर के लोगों में भी गलत संदेशा जाता है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासदों के अंदर भी गलत संदेशा जाता है। तो इसके लिए पर्सनल काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, डिस्टिंक्शन कमाने के लिए ये सब अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सब भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अमेरिका के अंदर जितने भी ग्रुप्स हुए, जितने भी झगड़े हुए, उसमें से हम क्या सीखे, ये बिल डब्ल्यू साहब ने पेज नंबर 87 to 96 तक लिखा है। अब 96 से लेकर 137 तक बिल डब्ल्यू ने सभी 12 परंपराओं के बारे में डिटेल में लिखा है।
तो जैसे मैंने पिछले बार कहा कि मेरा इरादा है कि सभी 12 परंपराओं के ऊपर, हर एक परंपरा के ऊपर अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। जैसे मराठी में बनाया है, आप में से कुछ लोगों को मालूम रहेगा कि इस चैनल का नाम ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर है। उसी तरह से मेरा मराठी चैनल जो है उसका नाम है ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर। ओके, तो उसमें 130 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो उसमें मैंने हर परंपरा का अलग वीडियो किया है। वैसा ही मेरा इरादा है हिंदी में भी अलग अलग करूँगा, और तब ये ट्रेडिशन के बारे में डिटेल में इसका उल्लेख करूँगा। तो अब मैं इसके बारे में यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। पेज नंबर 96 to 137 मैंने सीधा स्किप किया है। मैंने सीधा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि मैं बाद में इसके बारे में अलग अलग परंपराओं के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें 12/12 क्या कहता है, एक कम्स ऑफ एज क्या कहता है, और किसी पुराने सभासद ने कुछ लिखा है तो वो क्या कहता है, इसके सब के बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं वापस आता हूँ पेज नंबर 79 पे। पेज नंबर 79 में बिल डब्ल्यू ने शुरुआत की थी यूनिटी के ऊपर अपना शेयरिंग करने की, और पेज नंबर 80 जो है अंग्रेज़ी 80 नंबर का किताब है, उसने बिल डब्ल्यू ने अमेरिका के बाहर कई देशों के अंदर इसके बारे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की शुरुआत कैसी हुई इसमें डिटेल बताया। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ग्रोथ कैसे हुई ये भी बिल डब्ल्यू साहब बताते। तो जहाँ तक हम लोग का सवाल है, भारत का सवाल है, इंडिया का सवाल है, उन्होंने पेज नंबर 80 पैराग्राफ नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि इंडिया में एक हिंदू स्कूल टीचर था, उसके बारे में थोड़ा बताया है। लेकिन उसका आगे क्या हुआ, वो पायोनियर था कि नहीं था, ये सब डिटेल में नहीं बताया। हमको जो इतिहास अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बताया जाता है वो ये है कि हैरी मथायस जो मुंबई के रहने वाले थे, माहिम में रहने वाले थे, स्कूल टीचर थे, उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की शुरुआत की। तो ये जो हिंदू स्कूल टीचर है वो वही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। कोई जानकार रहेगा वो इसके ऊपर भाष्य कर सकता है। मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी पढ़ाई नहीं है इस बारे में, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन उसमें उसी पेज पर फुटनोट में लिखा है कि 1988 में इंडिया के अंदर 150 ग्रुप्स थे। अब तो 150 ग्रुप तो सिर्फ मुंबई सिटी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन फुटनोट में लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर 1988 में 150 ग्रुप थे। अब इंडिया के बाद में पेज नंबर 81 पर बिल डब्ल्यू ने कहानी बताई है थाईलैंड की। जो थाईलैंड जो ये जानबूझ के उन्होंने ये देश के बारे में बताया क्योंकि अमेरिका जो है वो प्रोमिनेंटली क्रिश्चियन डोमिनेटेड या क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला कंट्री है, वेरेज इंडिया सबको मालूम है हिंदू कंट्री है। इसीलिए पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस अनेक धर्म का पालन करने वाले देशों में कैसे बढ़ गई इसके बारे में बताने के लिए उन्होंने पहले बिल डब्ल्यू साहब ने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में बताया। उसके बाद में थाईलैंड के बारे में बताया है कि जिसमें बुद्धिज़्म है, तो जहाँ पर गॉड को गुड़ करके एक्सेप्ट करना शुरू हो गया। फिर जापानीज़ के बारे, जापान के अंदर कैसे बढ़ गया, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, स्कॉटिश में, कनाडा में, कोलंबिया में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में। तो ये जो पूरी कहानी है, तो ये पेज नंबर 80 से लेकर 86 तक बहुत सारे देशों में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रसार कैसे हुआ इसके बारे में इन अ नटशेल थोड़े में बिल डब्ल्यू साहब ने बताया है। अब चलेंगे हम पेज नंबर 86 से चलकर बिल डब्ल्यू साहब ने वापस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कैसे ग्रोथ हुई। तो 1935 में ये दोनों मिल गए 10 जून को। फिर 1937 में इनको समझ में आया कि ये जो वर्ड ऑफ माउथ प्रोग्राम चल रहा है हमारा, एक भाई दूसरे भाई को बोलेगा क्या करना है, इससे तो ये कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसीलिए 1937 में इन्होंने तय किया कि किताब लिखना चाहिए, मिशनरीज एजेंट रखना चाहिए और अस्पताल रखना चाहिए। तो इसकी कहानी पहले हमने बता चुका है, इसीलिए मैंने ये आगे पीछे इसलिए किया है कि पहले 3 पार्ट में जब मैं स्टोरी बता रहा था तो उसमें कंसिस्टेंसी, सातत्य आना चाहिए, इसीलिए मैंने आगे पीछे कर दिया था। क्योंकि अगर हम एक कम्स ऑफ एज लाइन से पढ़ेंगे पेज नंबर 1 से, तो उसमें सातत्य नहीं आता है स्टोरी में, कहानी में।
क्योंकि ये अलग अलग वक्त पर बिल डब्ल्यू ने जो की हुई शेयरिंग, क्योंकि ये जो कन्वेंशन था ये 3 दिन चल रहा था और 3 दिन में बिल डब्ल्यू ने जो अपनी शेयरिंग की है 2-2, 3-3 घंटे की, उसके बारे में इसमें कंपाइलेशन किया है, सबका मिलके एक साथ करने की कोशिश की है। तो 1937 में वर्ड ऑफ माउथ प्रोग्राम, फिर 1939 में अपना बिग बुक भी आ गया और लिबर्टी मैगज़ीन करके जो था उसमें अल्कोहलिक एंड गॉड करके एक आर्टिकल लिखा था। उसके बाद में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो फाउंडेशन ऑफिस था उसमें 800 लोगों ने इंक्वायरी की थी। तो सबसे पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस को प्रसार करने के लिए, बढ़ोतरी होने के लिए सबसे जिम्मेदार हमारे दोस्त लोग जो है वो लिबर्टी मैगज़ीन में अल्कोहलिक एंड गॉड जर्नलिस्ट के हम लोग बहुत आभार मानते हैं। 1940 में जो फेमस रॉकफेलर डिनर, पिछले भाग में मैंने बताया था कि रॉकफेलर साहब ने जो धनाढ्य थे, टाटा बिरला अंबानी वैसे वहाँ पे उनका था, तो उन्होंने 400 सेठ लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को उनके यहाँ बुलाया, उनको खाने पे बुलाया और एक टेबल पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट और 2 ए मेंबर ऐसे करके उन्होंने बिठाया सबको और सब जगह पे एक साइकेट्रिस्ट वगैरह सब करने की कोशिश की। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि बिल डब्ल्यू ने सबको बाद में एक लेटर लिखा और सबको उन्होंने एक एक बिग बुक की कॉपी दी थी। तो ये 1940 का रॉकफेलर डिनर का फ़ायदा हुआ। 1941 में जैसे ये रॉकफेलर डिनर हुआ वैसे ही अखबारिता में या वर्तमान पत्र में या जो न्यूज़पेपर से उसमें ये न्यूज़ फैली कि भाई ये रॉकफेलर इसमें कुछ तो इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या है ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस, ज़रा देखना पड़ेगा। तो उन्होंने खंगालने के लिए कुछ तो इसमें शोध पत्रकारिता जिसको हम बोलते हैं वो ढूंढने के लिए एक सैटरडे इवनिंग पोस्ट करके मैगज़ीन था, वीकली मैगज़ीन या क्या उसको बोलते पता नहीं, हर सैटरडे को निकलने वाला। उसमें जो जर्नलिस्ट था उसने सब जगह मीटिंग किया, सबका इंटरव्यू लिया, बिल डब्ल्यू का फ़ोटो लिया। बिल डब्ल्यू तो शुरू में तैयार नहीं था, फिर बिल डब्ल्यू मजबूरी क्या करता मरता, तो इसके लिए फ़ोटो दे दिया और उन्होंने एक मार्च 1941 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और जिसमें उन्होंने सब कुछ डिटेल में कैसा चलता है, कहाँ के लोग आते हैं, उन्होंने क्या बोला, मैं उनके साथ बात किया हूँ, उनके इंटरव्यू लिया हूँ। तो अभी हमारे जलगांव में एक जर्नलिस्ट है, उनका नाम है डीबी महाजन साहब। तो वो अच्छी तरीके से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जिन लोगों ने, नए लोगों ने जो कहानियाँ बताई है उस कहानी का जिस्ट अपने शब्दों में बना के लिखते हैं। बहुत उनका कार्य बहुत बड़ा है। डीबी महाजन साहब जलगांव के हैं। उनका नंबर वगैरह वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के व्हाट्सएप ग्रुप में मराठी में बहुत सारी कहानियाँ जो जलगांव और आसपास के इलाके में जो नए लोग आते हैं उनकी कहानियाँ जो है वो कहानियों को शब्दांकन करके उन्होंने लिखा है। तो इसी तरह से ये जो सैटरडे इवनिंग पोस्ट के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसकी वजह से दे दनादन अल्कोहलिक्स अनोनिमस को पूछने के लिए कि ये क्या है भैया। वो तो बिल डब्ल्यू बोलता है जैसे बाढ़ आती है वैसे पत्थरों की बाढ़ आ गई, जैसे नायगारा फूट गया इतनी ज़ोर से हमारे यहाँ आ गए और सडन ग्रोथ हो गया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उसके पहले कम बहुत लोग थे, लेकिन सैटरडे इवनिंग पोस्ट के बाद में बहुत लोग आए। फिर ट्रैवलर्स जो थे एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले, उन्होंने ख़त लिखे, फिर हमने पम्पलेट्स बनाए, फिर हमने किताब बनाए, फिर नए ग्रुप जहाँ जहाँ बनते थे उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, फिर झगड़े चलते थे लीडरशिप के ऊपर, तू बड़ा कि मैं बड़ा। हमको तो कोई वैसे बेवड़ा को कोई कुत्ता पूछता नहीं है, घर पे कोई पूछता नहीं है, काम धंधे पे कोई पूछता नहीं है, समाज में पूछता नहीं है। तो ये में उसको ज़रा इज्जत मिलने लगे तो उसको जोश आ जाता है तो झगड़ा करने लगता है। तो चेयरमैन तुम, इंटरग्रुप का सेक्रेटरी मैं, यहाँ ढाएँ ग्रुप में झगड़े चलने लगे। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि नेतृत्व, पैसा, मेंबरशिप और वहाँ क्लब भी चलता था तभी। अभी तो सब जो क्लब बंद हो गए, कहीं भी क्लब नहीं है। इंटरग्रुप का ऑफिस ही हमारा क्लब जैसे चल रहा है, कुछ लोग आके बैठते इत्यादि, पर लेकिन वहाँ रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये क्लब में रहने का भी इंतज़ाम था, तो ये क्लब बंद हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ लोगों ने ए का नाम का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया।
और उसी में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में औरतें भी आने लगी, तो फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रोमांस भी चालू हो गया, पैसे के लेन देन भी चालू हो गई। तो बिल डब्ल्यू ने आखिरी में सबको कहा कि भाई देखो, वी कुड ओनली डू आवर बेस्ट, हम लोग अपनी तरफ से जो अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे, एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। ये संस्था का आगे क्या होगा, ये ग्रुप का आगे क्या होगा, इसके बारे में हम ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। ये मारा मारी, ये झगड़े सब चलते रहेंगे। और अभी तो 90 साल हो गए हमको। ये कहानी जो बिल डब्ल्यू बता रहा है वो तो 5-10 साल के बाद बता रहा है। तो इस तरह से ये पेज नंबर 79 से लेकर 139 तक 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहली बताई थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अमेरिका के अंदर जियो ग्रोथ हुई अनेक जगह पे, उसके बारे में। दूसरा बताया मैंने जो अनेक देशों में अमेरिका छोड़ के जो अनेक देशों में ग्रोथ हो गई अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, उसके बारे में बताया। तीसरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 1935 से लेकर 1941 तक ये 6 साल में कैसे ग्रोथ हुई और कैसे हम लोगों के झगड़े हुए, कैसे हम लोगों को ट्रेडिशन के पास जाना पड़ा, और हमको एक साथ अगर रहना है तो ये परंपराओं का पालन करना पड़ा। इसीलिए 12 परंपराएं की है, और इस 12 परंपराओं की वजह से आज भी हमारे एक साथ रहने के मार्ग आसान हो जा रहे हैं। तो ये बताया पेज नंबर 79 से 139 तक। अब मैं जा रहा हूँ पेज नंबर 1 to 48। किताब की शुरुआत जो है उसमें बिल डब्ल्यू ने खुद का सब शेयरिंग, जो कुछ बिल डब्ल्यू का ही है सब, अक्का किताब 100 पेज। जुलाई 1955 सेंट लुइस में कन्वेंशन हो रहा है। 5000 ए मेंबर वहाँ पे उपस्थित है। वो कहाँ है? जनरल सर्विस ऑफिस बोर्ड जो है, जनरल सर्विस बोर्ड, जो आज तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कारोबार संभालते थे। ग्रुप के ए के फाउंडर बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब। तो ये सब मालिकाना हक जो था, ये प्रोप्राइटरी राइट्स जो थे, वो सब बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब के ही थे, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी। लेकिन 1955 में बाकायदा एक रिजोल्यूशन पास करके सब ए मेंबर ने हाथ ऊपर करके उसको सूचक अनुमोदक ये सब करके, ये जो 12 कदम 12 परंपराएं, ये सब जो हमारे 3 वारसे थे, यूनिटी, रिकवरी, यूनिटी और सर्विस, ये हमने आज से जुलाई 55 से जनरल सर्विस बोर्ड के पास सौंप दिए हैं। तो to take over the custody of 12 traditions and guardianship of its world services, okay, and permanent successor to the founder। मतलब अभी फाउंडर का रोल ख़त्म, फाउंडर को बोलेगा और ये हिलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। पहले ऐसा चल रहा था 55 के पहले, लेकिन बिल डब्ल्यू ने लिखा, इसीलिए ये किताब का नाम ए कम्स ऑफ एज लिखा है। और 1955 का जो कन्वेंशन हुआ 20 साल के बाद में, 5वां कन्वेंशन अमेरिका में जो हुआ, जिसमें 5000 लोग उपस्थित थे, जुलाई 1955 में सेंट लुइस जो गांव है उसमें ये कन्वेंशन हुआ। इसमें क्या हुआ इसके बारे में बिल डब्ल्यू ने अभी इसमें बताया। तो हर एक सेशन के अलग अलग चेयरमैन थे। तो एक सेशन के चेयरमैन डॉक्टर हैरी टाइबॉट थे, जिन्होंने बिल डब्ल्यू को इंट्रोड्यूस करवाया। बिल डब्ल्यू कैसे है, तो बिल डब्ल्यू कितना महान आदमी है। तो डॉक्टर हैरी टाइबॉट ने बताया कि अरे भाई, ये बंदा डॉक्टर लोगों की कॉन्फ्रेंस में गया। किसकी कॉन्फ्रेंस में? अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में गया। और जैसे हम लोग डॉक्टर लोग रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, वैसे इसने 3 भाषण दिए हैं, जिसका उल्लेख मैं बार बार करता हूँ। 3 टॉक्स बाय बिल डब्ल्यू टू अमेरिकन मेडिकल सोसाइटीज़, ऐसा इसका पम्पलेट का नाम था। अभी इसमें है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, ये बंद कर दिया इससे, क्योंकि बिल डब्ल्यू तो लेमन था ना भाई, आम आदमी था, और डॉक्टरों को कैसे सिखाएगा। लेकिन उस दरमियान डॉक्टरों के कॉन्फ्रेंस में जाके बिल डब्ल्यू ने ये जो 3 भाषण दिए थे, जिसकी वजह से अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मान्यता दी थी। तो डॉक्टर हैरी टाइबॉट इसको इंट्रोड्यूस करते समय कहते हैं कि हैरी टाइबॉट को भी कैसे मालूम पड़ा, तो वो कहते हैं कि उनके 2 पेशेंट थे जो शराब पीते थे और शराब बंद करने के लिए डॉक्टर के पास आए थे। बहुत हट्टी थे,
मतलब बेलिजरेंट थे, भांडखोर थे, झगड़ा करने वाले थे। वो जो तय करेंगे वही करेंगे, तुम बोलता है वो नहीं सुनेंगे, दूसरे की नहीं सुनने वाले थे। उनकी अचानक शराब बंद हो गई और वो डॉक्टर को मिलने को आते हैं और बोलते डॉक्टर साहब हमारी शराब तो बंद हो गई। तो बोले तेरी शराब कैसे बंद हो गई, मैं तो दवा दे के तेरे को छोड़ दिया था। तो बोले मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की संस्था में जाता हूँ। और फिर हैरी टाइबॉट जो डॉक्टर थे, खुद सेक्रेटरिस्ट थे, उन्होंने इनका एक दूसरा एक भाषण जो है वो अलग से इसमें लिखा हुआ है। हमको जो 5 चैप्टर है उसमें एक है मेडिसिन लुक्स एट अल्कोहलिक्स एनोनिमस और दूसरा है रिलीजन लुक्स एट अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मतलब धर्म अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कैसे देखता है और वैद्यक शास्त्र अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कैसा देखता है। उसमें डॉक्टर हैरी टाइबॉट का एक आर्टिकल है, लेख है उनका। तो इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में एक दिन का थीम था AA एंड इंडस्ट्री, ओके। दूसरा दिन का थीम था AA इन द इंस्टीट्यूशंस, मतलब पहले दिन में कंपनी में, कारखानों में अल्कोहलिक एनोनिमस कैसे पहुंची और क्या कर रही इसके बारे में सेमिनार हुआ। दूसरे दिन में A इन इंस्टीट्यूशन, मतलब जिसमें प्रिजन्स आए, जेल आई, हॉस्पिटल आ गए, मतलब दवाखाना आ गया, हॉस्पिटल ग्रुप करके आ गया और मेंटल असाइलम आ गया। इस सब में अल्कोहलिक एनोनिमस कैसे काम करता है ये बताएं। फिर पेज नंबर 7 से इन्होंने बिल डब्ल्यू ने सब पूरा इतिहास जो था 55 साल तक, मतलब 1935 से लेकर 55 तक, ये 20 साल का इतिहास वापस एक बार बताया। तो उन्होंने कहा कि हमको सबको ग्रेटफुल रहना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। किसका? सिस्टर इग्नेशिया का। सिस्टर इग्नेशिया कौन थी? सेंट थॉमस हॉस्पिटल में काम करने वाली थी। उसने 1939 से लेके 1950 तक कम से कम 5000 पेशेंट को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज दिया था। और अल्कोहलिक एनोनिमस में हॉस्पिटल में उसके नाम से पार्टी भी लगाई थी, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं लगाया था। वो लिखा हुआ था, इन ग्रेटिट्यूड फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर बॉब एंड एनी इज डेडिकेट टू सिस्टर्स एंड स्टाफ ऑफ सेंट थॉमस हॉस्पिटल। उसका अकेले का नाम नहीं लिखा था। सेंट थॉमस हॉस्पिटल में काम करने वाली सभी नर्सेस और सभी स्टाफ मेंबर्स को डॉक्टर बॉब और एनी, क्योंकि ये एक्रोन वाला इलाका है तो उसमें डॉक्टर बॉब की चलती है, तो डॉक्टर बॉब एंड एनी करके हम लोग सब इनके एहसानमंद है, इसीलिए एक पार्टी लगाई थी जो हमको बोर्ड लगाते हुए से। बाद में दूसरी कहानी और इसमें बताई है डॉक्टर बॉब के बारे में, और डॉक्टर बॉब का मृत्यु लेख जो है क्रिश्चियन धर्म में दफनाने के बाद उसके ऊपर एक संगमरमर का एक लेख ये पत्थर रखा जाता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो लोगों का कहना था कि डॉक्टर बॉब पहले मर गए ना 1950 में, तो लोगों का कहना था कि उनकी पार्टी के मर गए के बाद वहाँ लिखना चाहिए हमको कि ये फाउंडर मेंबर है, इन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस का बड़ा काम किया। लेकिन डॉक्टर बॉब ने बोला ये सब नहीं मांगता है, मुझे नॉर्मल आदमी जैसा मरने दो, दफना दो। तो मृत्यु के बाद में उनको उसका जो मृत्यु ये है थड़गा है, थड़गे के ऊपर कुछ लिखा नहीं है। बाद में पेज नंबर 11 पे बिल डब्ल्यू ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए टी विलियम्स हेनरी, जिनके घर पर शुरू में ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग चलती थी, मतलब सेपरेट होने से पहले। तो ये जो टी विलियम हेनरी जो थे, इनके घर में बहुत सारे मीटिंग। और एक बंदे के बिल डब्ल्यू ने एहसानमंद जताया है, वो है डॉक्टर सिल्कवर्थ, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिन्होंने बिग बुक में भी लिखा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फाउंडर मेंबर बिल डब्ल्यू की ज़िंदगी में तो उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उसके बारे में अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये जो पहला भाषण है उसमें बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर सिल्कवर्थ का उल्लेख किया है। और पेज नंबर 14 पर उन्होंने ट्रस्टी के फाउंडेशन ऑफिस जो था शुरू में कॉन्फ्रेंस बनने से पहले, उसके जो ट्रस्टी बने थे जो नॉन अल्कोहलिक थे भाई, उनको खुद लेना देना नहीं था, लेकिन उनको लगा कि ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रॉन्ग करके थे, डिक रिचर्डसन थे, चिपमन थे, फ्रैंक एमॉस थे, ये सब आगे चल के भी और पहले भी फाउंडेशन के ट्रस्टी बने थे, नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी। आज जो हम लोग किसी नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी डॉक्टर बहुत सारे लोग हैं, समाज के बहुत सारे लोगों को हमने ट्रस्टी करके जीएसओ में लिया है, वैसे ही
ये लोग थे और इन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की दिशा दी है। जो सही रास्ते पे चलने के लिए हम लोग बेवड़ा लोग सब मिलके गलत डिसीजन भी लेने वाले थे, लेकिन इन लोगों की बदौलत हम लोग आज सही रास्ते पे। और एक चीज़ बंदे की बिल डब्ल्यू ने ये माना है, एहसानमंद है, रूथ हॉक फाउंडेशन ऑफिस की क्लर्क थी वो, और किताब लिखने के लिए और जो भी किसी का लेटर आता था उसको जवाब देने के लिए सब ऑफिस का काम रूथ हॉक देखती थी। फिर और एक बंदे का ये ज़्यादा करके एहसान किया है, दिखाया है, वो है हेनरी पी। जब मतलब बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब पैसे नहीं थे और कैसे फाउंडेशन ऑफिस चलाना है, कैसे बिग बुक छापना है, ट्रस्टी तो बोल रहे थे, ट्रस्टी को देख के तो कोई पैसा देने को तैयार नहीं था और लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, तब क्या करना है। तो ये जो हैंक पी जो था बंदा, हेनरी पी जिसका नाम बता लिखा हुआ है, कि उन्होंने बाजार से जाके शेयर सर्टिफिकेट लाए और ये शेयर सर्टिफिकेट बेचे और पैसा जमा किया। बाद में फिर अपनी जो कहानी इसके पहले कहानी आ गई, फिर वो बेचारे स्लिप हो गए। फिर स्लिप में उनके पास जितने भी शेयर सर्टिफिकेट थे वो शेयर सर्टिफिकेट बिल डब्ल्यू ने पैसा दे के उसके पास से जो मुंह मांगे दाम दे के उसको ख़रीद के लिए थे। फिर उसके बाद में फर्स्ट वुमन अल्कोहलिक के बारे में इसमें लिखा है। फिर पर्सनल स्पॉन्सरशिप उसके बारे में बिल डब्ल्यू ने इसमें लिखा है। फिर एलानॉन के बारे में, फिर सर्विस सेंटर शिकागो में चालू हुआ, फिर ग्रुप्स के बारे में, फिर अब्रॉड, फिर ग्रेपवाइन के बारे में बिल डब्ल्यू ने बताया। फिर कन्वेंशन हुआ और फिर पेज 48 तक रिचुअल्स ऑफ कन्वेंशन, पेज नंबर 37 to 48, ये सब उसने बताया। और फिर उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 3 है, 4 o'clock संडे आफ्टरनून, मतलब तीसरे दिन 4 बजे एक्चुअली जब ये एक्सेप्ट हुआ, बर्नार्ड स्मिथ, बिल डब्ल्यू, लुइस, ये सब पोडियम पे थे और उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया। और वो रिजोल्यूशन ये 5000 लोगों ने हाथ ऊपर करके उसको अनुमोदन दिया। और तब उसके बाद में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभी वारसे जो है, यूनिटी सर्विस रिकवरी, 12 कदम, 12 परंपराएं, सब के मालिक जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हो गए। तो ये हो गया चैप्टर 3। अब आ गया चैप्टर 4, जिसमें पेज नंबर 237 to 251 में मेडिसिन लुक्स एट अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अभी इसमें दो डॉक्टरों के आर्टिकल है। एक का नाम है बावर, BAUER, और दूसरे का नाम है हैरी टाइबॉट। तो शुरुआत की थी बिल डब्ल्यू ने। बिल डब्ल्यू हमेशा की तरह एहसानमंद थे, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, अल्कोहलिक्स अनोनिमस आज जो कुछ है ना, वो 3 चीज़ों की वजह से है। एक है धर्म, दूसरा है वैदिक शास्त्र, और तीसरा है हमारा खुद का अनुभव। तो शुरू में साइकेट्री वालों को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में क्या चलता था समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे ये साइकेट्रिस्ट ने बाद में हमको बताया कि तुम जो कुछ कर रहे थे ना भैया, वो कन्वर्शन एक्सपीरियंस और दिस और दैट, ये सब उन्होंने हमको समझाया था। तो डॉक्टर बावर का जो आर्टिकल है, लेख है, वो पेज नंबर 237 से 244 तक लिखा हुआ है, जिसमें डॉक्टर बावर ने कहा कि भैया जैसे प्रेग्नेंट लेडियों को, औरतों को, प्रेग्नेंट गर्भार औरतों को एक साथ लाके एक दूसरे के साथ जब वो बात करती है, उसी तरह से ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। इसमें सबसे भारी आइडिया है सरेंडर। अल्कोहलिक डॉक्टर बावर कहते हैं कि अरे मैंने एक दिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो एक आर्टिकल लिखा था और कुछ शेयरिंग किया था, उसके बाद में मुझे कई सारे लोगों ने संदेश भेजे कि अरे डॉक्टर साहब आपने बहुत भारी भेजा। मैं सबको जानता था, लेकिन ये बंदे सब ए मेंबर है ये मुझे मालूम नहीं था। इतने अच्छे लोग हैं, इतने इन लोगों ने सरेंडर किया है, इतनी इनके यहाँ ह्यूमिलिटी है और इनकी एनोनिमिटी रखने की कोशिश करते हैं। तो ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, शांति, मनस शांति, पीस विद गॉड, भगवान के साथ शांति से खड़ा रहना है, और पॉजिटिव थिंकिंग, ये डॉक्टर बावर ने बताया। फिर एक अच्छा आर्टिकल है डॉक्टर हैरी टाइबॉट का, जो पेज नंबर 245 to 251, 6 पेजेस है। जो चेयरमैन है वो डॉक्टर साहब की ज़रा चढ़ाता है, चने के झाड़ पे चढ़ाता है डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब बोलता है, अरे भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो बेसिक प्रोग्राम है, जो मुझे समझा, वो ईगो डिफ्लेशन है, और तुम मुझे हर भरे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, पेड़ पे चढ़ा रहे हो। तो डॉक्टर हैरी टाइबॉट, मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ वास्ता कैसे हुआ
और अल्कोहलिक सब्सटेंस में क्या होता है मुझे समझ में आया। तो 3 चीज़ें होती, एक होता है हिटिंग द बॉटम, मतलब मेरी धुलाई हो गई शराब की वजह से, जो पहले जो बाद में 12/12 में बिल डब्ल्यू ने उसका उल्लेख किया है, हिटिंग द बॉटम। दूसरा है हायर पावर और तीसरा है ह्यूमिलिटी। तो ईगो, सरेंडर, ये सब साइकेट्रिस्ट थे ना हैरी टाइबॉट, तो वो अपनी ज़बान में समझाते थे कि पिंक क्लाउड स्टेज कैसे होता है। फिर ये जो अहंकार है ये बार बार हम स्लिप क्यों होते हैं, एक बार बंद हो गए तो वापस क्यों चालू होती है। तो ये अहंकार को एक क्वालिटी है और अहंकार वापस आता है। इसीलिए बिल डब्ल्यू कहता है कि सरेंडर इज़ एन इसेंशियल डिसिप्लिनरी फंक्शन, मतलब सरेंडर करना, शरणागति पत्करना, ये एक शिस्त का काम है। ये सिर्फ एक दिन करके नहीं चलेगा, ये तो रोज़ करते रहना पड़ेगा। और फिर उन्होंने सरेंडर का जो डॉक्ट्रिन है, सरेंडर का प्रिंसिपल जो है और इन्वेंट्री का प्रिंसिपल है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया। तो यहाँ हो गया चैप्टर 1, 2, 3, 4। 5वां चैप्टर जो है, जो पेज नंबर 253 से 271 तक चलता है, जिसमें लिखा है धर्मोपदेशक या धर्म का अल्कोहलिक सब्सटेंस के बारे में क्या कहना है। तो इसमें 2 फादर है, एक है फादर एडवर्ड और दूसरे है सैमुअल शूमेकर। पेज नंबर 254 टू 260 फादर एडवर्ड का लेख है और 261 टू 271 सैमुअल शूमेकर का है। तो इन्होंने धर्म अल्कोहलिक सब्सटेंस के बारे में क्या सोचता है। तो हमारा जो 11वां कदम है उसमें लिखा है गॉड, वी और अंडरस्टैंड। तो वी मतलब कौन, अल्कोहलिक्स, एग्नोस्टिक्स, जिनको जो डॉक्टर साहब का कहना है तुमको सीधा किसने किया है, तुमको शराब ने सीधा किया है, तुमको हमारे धर्म के तत्व ने सीधा नहीं किया है, तुमको सीधा किया है शराब ने, तुमको जो लाफा मारे उसकी वजह से। इसीलिए डॉक्टर फादर डाउलिंग ने लिखा हुआ था कि अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्या कहा डॉक्टर फादर डाउलिंग, इतने नम्र थे कि उन्होंने कहा कि अरे अल्कोहलिक सब्सटेंस के मेंबर के पास से मैं सीखता हूँ। और दूसरे जो थे डॉक्टर सैमुअल शूमेकर, उन्होंने तो अनमैनेजेबिलिटी और हायर पावर, इसके ऊपर बहुत सारे डिटेल में लिखा हुआ आर्टिकल ये जो है इसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कन्वर्शन, प्रेयर, फेलोशिप, विटनेस, ये सब के बारे में अल्कोहलिक सब्सटेंस में डिटेल में दिया गया है। तो ये उनका भाषण पेज नंबर 271 तक है। अच्छा, अब 271 के आगे भी और भी चीज़ है, उसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, शेपुट लगाता है ना, पूंछ लगाते हैं वैसा। पेज नंबर 285 टू 326। तो पहला आर्टिकल जो है उसमें हाउ टू गेट इन टच विथ ए एंड एलोनॉन, तुमको ए और एलोनॉन कहाँ मिलेगी उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा है वाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज़ एनोनिमस, ये एक बिल डब्ल्यू का लेख है, उसको वापस इसमें छापा है पेज नंबर 286 टू 294 तक। उसने ये अपेंडिक्स नंबर सी करके दिया है। अपेंडिक्स को 1, 2, 3, 4 के बदले में उन्होंने ABCDE करके दिया है। तो दूसरा जो आर्टिकल अपेंडिक्स है, वाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज एनोनिमस बाय बिल डब्ल्यू। तीसरा है कॉन्फ्रेंस का चार्टर। चौथा है लास्कर अवार्ड जो दिया गया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस को काम करने के लिए। और 5वां जो है वो रिपोर्ट्स ऑफ AA, उसमें 4 रिपोर्ट्स दिए। एक साइकेट्रिस्ट का डॉक्टर सिल्कवर्थ का आर्टिकल है, एक हैरी टाइबॉट का आर्टिकल है और तीसरा है हैरी एमरसन फॉस्डिक, ऐसे लोगों का 3 आर्टिकल है। और आखिरी में अपेंडिक्स F करके है, उसमें लिखा है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। और पेज नंबर 160 से 160 के आगे जो भी जितने भी बंदे पुराने थे उनके सबके फ़ोटो दिए। उसमें डॉक्टर बॉब का फ़ोटो है, बिल डब्ल्यू का फ़ोटो है, जितने भी ट्रस्टी थे उनके फ़ोटो है, ये सिस्टर इग्नेशिया का फ़ोटो है। तो इस तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो किताब है AA कम्स ऑफ एज, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इसको मैंने 4 हिस्से में आपको बताने की कोशिश की है। मुझे मालूम है कि सब कुछ मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन जैसे आपने देखा कि इसमें इतनी वैविध्यपूर्ण चीज़ें हैं कि जिसको ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए बहुत समय लगेगा भाई। उसके लिए ये 4 या 5 इसमें नहीं चलेगा, क्या बोलता है, हिस्सों में नहीं होगा। ये 40-40 मिनट के 4-5 हिस्से में ये सब नहीं होगा। इसके लिए अलग से फिर
एक एक 1-to-1 शेयरिंग, एक एक ग्रुप में 1 शेयरिंग करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता था कि ए कम्स ऑफ एज किताब कई सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनको कम से कम ये किताब में क्या है भाई, इसमें क्या बिल डब्ल्यू ने लिखा है, इसमें कहाँ से कहाँ तक ये सब बताया है। तो ये सब इतने कम से कम प्राइमरी जानकारी, प्राथमिक जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये किया है। आगे चल के अभी मैंने ए कम्स ऑफ एज किया, पास इट ऑन किया, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स किया है। तो अब मेरा इरादा है 12 कदम के बारे में, 12 एक मैंने किया है मेरे ख्याल से, अब बाकी के आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। फिर 12 परंपराएं करूँगा, फिर जो अपनी किताब है और बिग बुक, बाद में लिविंग सोबर, केम टू बिलीव, इनके बारे में भी एक एक शेयरिंग ऑडियो करूँगा, वीडियो करूँगा, तो कि ये पूरी लाइब्रेरी हो जाएगी। मतलब जिसको किसी को ये जानकारी लेना चाहिए कि भाई इसमें क्या है। हम तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाते, कई सारे लोग अच्छे ऐसे हैं। अच्छा, इसका भाषांतर करना है तो ये टीडियस काम है। अच्छा, वो भाषांतर होने के बाद तुरंत छाप दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस जो है अमेरिका, उसमें भेजना पड़ता है। फिर वो लोग उधर अलग से बंदे को बिठा के चेक करते, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कि ये सही है क्या। फिर परमिशन देते हैं, फिर परमिशन मिलने के बाद जीएसओ छापेगा। अच्छा, इसको पढ़ेगा कौन और इसको खरीदेगा कौन भाई? बिग बुक लेने के वांदे हैं हम लोग के। ए कम्स ऑफ एज कौन लेगा भाई? वो इसकी कीमत भी ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए पता नहीं, जनरल सर्विस ऑफिस इंडिया करेंगे, पक्का न करेंगे, लेकिन कब करेंगे मुझे मालूम नहीं। उनका हिसाब से वो करेंगे। तो जब तक हमारी ये कैसेट चलती रहेगी। तो आज आपने सबने अल्कोहलिक्स अनोनिमस कम्स ऑफ एज, ये जो किताब है, इसके चौथा और आखिरी चरण मैंने आपके सामने पेश किया है। आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मुझे परमेश्वर शक्ति दे ताकि मैंने ये कुछ दिमाग में तैयार करके रखा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मराठी में तो हो गया है, 130 ऑडियो वीडियो है, और हिंदी में अभी 30-35 हो गए, तो आगे चल के ये भी होगा। जो लोग सुन रहे हैं उनको एक ही विनती है कि भैया ये आगे जाने दो, लोगों तक पहुंचने दो। मैं तो किसी को जानता नहीं है ज़्यादा हिंदी, महाराष्ट्र में हिंदी स्पीकिंग, मुंबई में हिंदी स्पीकिंग ग्रुप्स वगैरह ऐसे नहीं है, इक्का दुक्का लोग हैं, उनको मैं बताता, उनका मेरा ये क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अलग मैंने ग्रुप बनाया है जो मैं जानता हूँ, जिसमें हमारे कई सारे लोग, बाहर गांव भी जब मैं गया हूँ, उदयपुर, जबलपुर वगैरह, जहाँ पर मेरे दोस्त लोग जिनको मैं मिला हूँ हिंदी स्पीकिंग, उनको मैंने ये सब भेजने की कोशिश की। लेकिन अभी तो सिर्फ 200-250 ही उसके क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर है, और लाइक भी नहीं किया है। तो भगवान भरोसे चल रहा है, इसमें क्या अपने को कुछ कोई बड़प्पन के लिए थोड़ी कर रहे हैं, या किसी कुछ मिलने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये तो रहेगा, आगे हम रहेंगे ना रहेंगे पता नहीं, जब तक ज़िंदगी है तब तक भगवान ने रखा है वैसे रहना है हमको। 35 साल हो गए, अभी 65 साल की उम्र है। आगे कितनी कहानी अपनी बाकी है पता नहीं है, जब तक है तब तक ये करेंगे। ठीक है, चलो, वन डे एट ए टाइम। थैंक यू, बाय बाय। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैनॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। थैंक यू, बाय बाय। आज की तारीख क्या है भाई, वापस एक बार 25 जून 2025, और आज का विषय ए कम्स ऑफ एज, चौथा हिस्सा, चौथा चरण, आखिरी, चौथा और आखिरी चरण। ओके, थैंक यू, बाय बाय।